वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डॉट। आज हम घटना चक्र सीरीज़ के पॉलिटी का क्वेश्चंस को देखेंगे। आगे हमने पंचायती राज व्यवस्था ये सब देख लिया था। आज हम राष्ट्रपति से शुरू करेंगे। तो अगर आपने वो पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग हिस्ट्री भी देख रहे हैं और बिहार करेंट अफेयर एडिटोरिया का भी देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसमें हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कोई भी क्वेश्चंस को नहीं छोड़ेंगे और एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, ये देखिए, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरित मत प्रणाली द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली या खुला बैलेट। तो ये है अनुच्छेद 55 का 3 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा होता है। अतः विकल्प बी और सी दोनों है, सही है। ठीक है, तो उस टाइम जब ये 2001 में ये क्वेश्चन क्योंकि हुआ था, उस टाइम ई का ऑप्शन नहीं था, एक से अधिक वाला, इसलिए इसको स्टार मार्क किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। किसको सौंपा जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जाएगा, आर्टिकल 71 का 1 के अनुसार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे? तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। आर्टिकल 56 के खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, जो कि आर्टिकल 61 में दिया हुआ है, रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिक अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो ये होते हैं मंत्रिमंडल सचिव। ठीक है, कैबिनेट सचिव। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। वे सिविल सर्विसेज बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय सरकार के नागरिक सेवा के प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। वे सिविल सर्विसेज बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, सिविल सर्विसेज बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारत सरकार के नागरिक सेवा के प्रमुख होते हैं। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो ये किया गया भारत के राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। कब कर सकता है? ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार से, यानी हथियार बंद के विरोध, वन विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण और युद्ध के आधार पर। ठीक है, अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब करता है? हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, यानी सशस्त्र विद्रोह भी जिसे कहते हैं, बाह्य आक्रमण और युद्ध के आधार पर। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो ये किसकी सलाह पर किया जाता है? गवर्नर के, यानी राज्यपाल। आर्टिकल 356 के अनुसार भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। क्या अधिकार नहीं देता है? तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, आर्टिकल 164 के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार किसके हाथ में है? गवर्नर के हाथ में। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं। ठीक है, राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है। तो किसको है देखते हैं। आर्टिकल 124 के खंड 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दे दिया है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो ये थे बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सा कथन असत्य, यानी गलत कथन बताना? उपराष्ट्रपति का चुनाव, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदन के सदस्य द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एक
के अनुसार एक संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, ये कौन है? तो ये केंद्र सरकार है का। आर्टिकल 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, यानी प्राइम मिनिस्टर। हमारा संविधान मंत्रिमंडलीय प्रणाली को मान्यता देता है। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। प्रमुखता या लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होता है। ठीक है। अनुच्छेद 78 के अनुसार यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय से राष्ट्रपति को सुसज्जित करे और जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो ये किसके उत्तरदायी होते हैं? केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण करते हैं और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है, तो इसका आंसर होगा विधायिका। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में संस्थात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है और कार्यपालिका मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर आपका ई दिया हुआ है, देखते हैं। शासन प्रणाली की सामान्यतः दो पद्धति होती है, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन को अपनाया गया है। ठीक है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं। कार्यपालिका व्यवस्थिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संस्थात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, इसलिए आंसर इसका ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो ये होता है लोकसभा के प्रति जवाबदेह। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 का 3 के अनुसार लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। चूँकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः वे लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होगी। संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ कौन सा अनुच्छेद में हुआ? तो अनुच्छेद 352। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उससे लिखित रूप से सूचित करेगा। ठीक है। आर्टिकल 352 का 3 में दिया हुआ है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो ये देता है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, जिसको महान्यायवादी भी कहते हैं। आर्टिकल 76। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकार होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा, अभी हमने देखा। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो ये एडवोकेट जनरल देता है। ठीक है। महाधिवक्ता। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनाने के योग्य धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। वह राज्यपाल के प्रसाद पर धारण करता है अनुच्छेद 165 के तहत। ठीक है। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1956। आज़ादी के बाद भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया था, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का प्रावधान किया गया था। लोकसभा का नेता कौन है? तो ये लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होते हैं। आर्टिकल 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अतः लोकसभा में बहुमत दल का नेता होने के साथ साथ प्रधानमंत्री को पूरी लोकसभा का नेता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु है? तो ये होती है 25 वर्ष। लोकसभा की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। आर्टिकल 84 का ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है तथा राज्यसभा में 30 वर्ष। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के अभी हमने देखा 25 वर्ष है। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र है 25 वर्ष। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके, कितना नहीं वोट होता,
उपरोक्त में से कोई नहीं। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 158 के तहत चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता तब उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वह अपनी जमानत खो बैठता है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तथा यथावत किया गया था? 2026 में। संविधान के 84वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा अनुच्छेद 81 का 3 के प्रंतुक में संशोधन करके वर्ष 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का निर्धारण कब तक किया गया? 2026 तक संशोधित किया गया। तब तक स्थान निर्धारण करने के लिए 1971 की जनगणना आधार वर्ष होगी, ठीक है, इसको माना गया। नेक्स्ट, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, तो ये है 1971 की जनगणना पर। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो किसकी है ये? हिमाचल प्रदेश की है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्यों के विधानमंडल का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य का विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 7 सदस्य को मिलकर बनेगी, ठीक है। वर्तमान समय में सबसे छोटी विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की है 30, जबकि राज्यों में सिक्किम की है। इसके साथ ही सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की है 403। उपयुक्त विकल्पों में से अरुणाचल प्रदेश 60, मेघालय 60, मणिपुर 60 की एक संख्या एक समान है तथा हिमाचल प्रदेश 68 है, ठीक है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के पास है। प्रश्नकाल में अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति अधिकतम 2 सदस्यों को नामित कर सकता है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अब इसे निष्प्रभावी बना दिया गया, ठीक है। 104वें संविधान संशोधन से एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो यह अनुच्छेद 330 है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 का 1 का क के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 330 1 का ख में असम के स्वशासित जिलों के अनुसूचित जनजाति को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा ग में असम के स्वशासित जिलों के अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लोकसभा के कार्यकाल पूरा करने के पहले भंग किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति को पूर्व ही भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो कम से कम पूछेगा तो 2 होगा और नॉर्मल कितने सत्र होते हैं? तो 3 होगा, ठीक है, जिसके 2 सत्र के बीच में 6 माह का अंतर होना चाहिए आर्टिकल 85(1) के अनुसार। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो ये भेजता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार का आपका 40 है, मध्य प्रदेश 29, पश्चिम बंगाल 42 और उत्तर प्रदेश 80। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? तो ये है बिहार तथा महाराष्ट्र। ये उस टाइम के प्रश्न के अकॉर्डिंग है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो ये 1952 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था, ठीक है। तो 1951-52 दिया रहेगा तो भी सही होगा, 1952 दिया रहेगा तो भी सही होगा। ये चुनाव का 489 सीटों के लिए हुआ था। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था, ठीक है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो ये उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर दिया जाता है, ठीक है, जिसका 4थी अनुसूची में वर्णन है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, आर्टिकल 83 का 1, और हर 2 साल में 1/3 सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं, ठीक है। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो उपरोक्त में से किसी को नहीं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, परमानेंट है।
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 मनोनीत किए जाते हैं। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा, विशेष ज्ञान, व्यवहारिक अनुभव जिसे प्राप्त हो। ठीक है। राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 89 का 1 और अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। कैसे होता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है तथा उपाध्यक्ष पद एम थर्मबी दुरई, ये उस टाइम का है। ठीक है, ये छोड़िए। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष है, ये भी उस टाइम के क्वेश्चन है। संसद के 2 सत्रों के बीच अत्यधिक अंतराल होना चाहिए 6 महीने का। हाँ, आप अभी का कमेंट करके बता सकते हैं कि अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है और ये कितनी लोकसभा है। चलिए, संसद के 2 सत्रों के बीच अत्यधिक अंतर होना चाहिए, तो ये 6 महीने का आर्टिकल 85(1) में दिया हुआ है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? देखिए, स्टार मार्क क्वेश्चन क्या हुआ। प्रश्नकाल और सभा पत्र पर पत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले के सभा समय को लोकप्रिय नाम से शून्यकाल कहते हैं। चूँकि यह मध्याह्न 12 बजे से शुरू होता है, इस अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहा जाता है। लोककाल में कथित शून्यकाल के मामले उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्वाह 10 बजे से पूर्व जिस महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाना हो उसके बारे में स्पष्ट बताते हुए अध्यक्ष को सूचना देते हैं। सभा में ऐसे मामले को उठाने या ना उठाने की अनुमति देना अध्यक्ष पर निर्भर करता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये है नीति कार्यान्वयन से। ठीक है। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली नीति कार्यान्वयन और से संबंधित है। इसमें सचिवालय नीति निर्माण करता है, जबकि क्रियान्वयन संबंधित निकाय एजेंसी द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रायोजित शक्ति से संबंधित है? तो ये अधिनिष्ठ विधान पर समिति है। संसद के अधिनिष्ठ विधान पर समिति 15 सदस्यों की स्थायी समिति है। यह समिति कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधान पर संसद को रिपोर्ट देती है। आम आदमी पार्टी है। देखिए, ऊपरी में से कोई नहीं, एक से अधिक दिया हुआ। आम आदमी पार्टी वैसे अब नेशनल पार्टी बन चुकी है, ये करंट में है, ये ओल्ड क्वेश्चन है। चलिए इसको आगे देखते हैं। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। सही उत्तर बताना। केवल 4 एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। ठीक है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान सर्वोच्च होता है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप है। उद्देश्य का निर्धारण करता है, विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश प्रथम अनुसूची के अनुसार। सिक्किम भारत का एक राज्य बन गया था। कौन सा? इसमें 35वें संविधान संशोधन में। 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया और 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनाना संभव है। राज्य को निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है, अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य बनाना संसद के प्रावधानों द्वारा संभव है। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था, के अध्यक्ष है? ये भी ओल्ड क्वेश्चन है। चलिए, आज यहीं तक हमने संसद देख लिया, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति देख लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।